क्या आप जानते हैं कि आज से 10,000 साल पहले एक प्राचीन सभ्यता ने ब्रह्मास्त्र और परमाणु जैसी शक्तियों का प्रयोग कर ऐसा विनाशकारी युद्ध लड़ा था जिसने पूरी पृथ्वी को राख में बदल दिया था। हाल ही में एक प्राचीन मंदिर के तहखाने में एक रहस्यमयी ताम्रपत्र मिला है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। यह ताम्रपत्र इस बात का प्रमाण है कि वर्ष 2026 में वही घटना दोबारा घटने वाली है और इसका सच इतना भयावह है कि यह पूरे विश्व की दिशा बदल सकता है। यह सिर्फ एक काल्पनिक कथा नहीं बल्कि वह इतिहास है जिसे सदियों तक दबा दिया गया। यह वह सच है जिससे हम सभी अनजाने में जुड़े हुए हैं। अंत तक जरूर देखें क्योंकि अंतिम रहस्योद्घाटन आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं। थार मरुस्थल की रेत हवा के झोंकों में नाच रही थी जैसे कोई प्राचीन गीत गुनगुना रही हो। सूरज की किरणें रेत के टीलों पर पड़कर सुनहरी चमक बिखेर रही थीं, मानो वे हजारों साल पुरानी कहानियों को जगा रही हों। अर्णव गोसाई, एक पुरातत्वविद जिनके दिल में इतिहास की गहराइयों को खोजने का जुनून धधक रहा था, एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों के बीच खड़ा था। उसकी आंखों में एक चमक थी जैसे वह समय की परतों को छीलकर सत्य तक पहुंचने को बेताब हो। उसके साथ थी माया, एक परमाणु वैज्ञानिक जिसका दिमाग तर्क और विज्ञान से संचालित था। वह मिथकों को केवल कहानियां मानती थीं, लेकिन प्राचीन तकनीकों में वैज्ञानिक आधार की संभावना उसे इस अभियान में खींच लाई थी। स्थानीय गांव वाले इस मंदिर को देवताओं का घर कहते थे। रात के अंधेरे में इसके आसपास नीली रोशनी चमकती थी और कंपास की सुइयां बेकाबू होकर घूमने लगती थीं। लोग इसे श्रापित मानते थे और कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बूढ़े गांव वाले ने अर्णव को एक चमड़े में लिपटा नक्शा सौंपा था। उसकी आंखों में डर और रहस्य का मिश्रण था। यह तुम्हें रास्ता दिखाएगा, उसने धीमी आवाज में कहा, लेकिन सावधान रहना। नक्शे पर प्राचीन संस्कृत और एक अनजानी लिपि में चिन्ह उकेरे गए थे जो समय की धूल में धुंधले पड़ चुके थे। माया ने नक्शे को गौर से देखा। उसकी भौहें संदेह में सिकुड़ गईं। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि यह कागज का टुकड़ा हमें सही रास्ता दिखाएगा? माया ने अपनी टोपी ठीक करते हुए पूछा। अर्णव ने उसकी ओर देखे बिना जवाब दिया, इतिहास की हर पंक्ति में एक सत्य छिपा होता है, हमें बस उसे पढ़ना आना चाहिए। तभी उनके सहायक रवि ने एक रेतीले टीले के पास से पुकारा, डॉक्टर अर्णव, यहां कुछ है। रेत के नीचे एक पत्थर का प्रवेश द्वार उभर रहा था जिस पर प्राचीन शिलालेख खुदा था। अर्णव ने टॉर्च की रोशनी में उसे पढ़ा। जो इस द्वार को खोलेगा वह सृजन और विनाश की शक्ति का साक्षी बनेगा। केवल शुद्ध हृदय ही इसका रहस्य समझेगा। माया ने हल्के व्यंग्य के साथ कहा, यह तो किसी प्राचीन कविता जैसा लगता है। समय बर्बाद करने का क्या मतलब? अर्णव ने उसकी बात को अनसुना करते हुए अपने कार्बन डेटिंग उपकरण निकाला। कुछ घंटों बाद परिणाम सामने आए। माया का चेहरा आश्चर्य से सफेद पड़ गया। यह 12,000 साल पुराना है। यह तो असंभव है। अर्णव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इतिहास जितना सरल दिखता है उतना होता नहीं। एक गहरी गूंज के साथ प्रवेश द्वार खुल गया। अंधेरे तहखाने में उतरते हुए अर्णव और माया की सांसें तेज हो रही थीं। टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर प्राचीन चित्र उभरे। योद्धा जो विचित्र धातु के कवच पहने थे, यंत्र जो आज की मशीनों से कहीं जटिल लगते थे, और एक चमकता हुआ हथियार जो सूरज की तरह दमक रहा था। एक चित्र में एक विशाल यान आकाश में उड़ रहा था जिसकी नीली आभा पृथ्वी को रोशन कर रही थी। माया ने एक चित्र पर उंगली रखते हुए कहा, यह तो किसी परमाणु विस्फोट जैसा दिखता है, लेकिन इतना प्राचीन, यह कैसे संभव है? अर्णव ने जवाब दिया, शायद हमारी समझ इतिहास के सच से बहुत पीछे है। तहखाने के केंद्र में एक पत्थर का मंच था जिस पर एक ताम्रपत्र रखा था। उस पर प्राचीन संस्कृत और एक अनजानी लिपि में लिखा था, ब्रह्मास्त्र प्राण शक्ति से संचालित सृजन और विनाश का स्रोत। अग्नियंत्र मानव बुद्धि की देन ने इसे चुनौती दी और पृथ्वी को राख में बदल दिया। ताम्रपत्र में एक नक्शा था जो जैसलमेर, गोबी रेगिस्तान, सहारा मरुस्थल और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों से मेल खाता था। माया ने नक्शे को गौर से देखा। इन क्षेत्रों में आज भी रेडियोधर्मिता पाई जाती है,
लेकिन इसे प्राकृतिक माना जाता है। क्या यह संभव है कि उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी? अर्णव ने कहा, हमें इसका और विश्लेषण करना होगा। अगले कुछ दिनों में माया ने जैसलमेर की रेत के नमूनों का परीक्षण किया। परिणाम चौंकाने वाले थे। रेडियोधर्मिता 12,000 साल पुरानी थी और मानव निर्मित थी। यह तो परमाणु विस्फोट का निशान है, माया ने अविश्वास में कहा। अर्णव ने ताम्रपत्र की ओर इशारा किया। यह बताता है कि अग्नि यंत्र प्राचीन मनुष्य के द्वारा बनाया गया एक परमाणु हथियार था जो आज के बमों से 10 गुना शक्तिशाली था, लेकिन ब्रह्मास्त्र उससे भी परे था। यह दैवीय शक्ति से संचालित था जो रेडियोधर्मिता नहीं छोड़ता। ताम्रपत्र में एक और रहस्य था। हिमालय में एक गुप्त गुफा जहां ब्रह्मास्त्र और अग्नि यंत्र की तकनीक संरक्षित थी। माया ने उत्साह से कहा, हमें वह गुफा ढूंढनी होगी, यह इतिहास को बदल देगा। अर्णव ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर ताम्रपत्र के अंतिम शब्दों पर अटक गई। 2026 में जब समय का चक्र पूरा होगा, ब्रह्मास्त्र की शक्ति जागृत होगी। यदि मानवता प्रेम और एकता से एकजुट नहीं हुई तो यह पृथ्वी का अंत होगा। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर बर्फीले तूफान के बीच उन्हें एक साधु मिला। उसका चेहरा समय की रेखाओं से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी। तुम वही हो जिनका इंतजार था, उसने शांत स्वर में कहा। माया ने संदेह से पूछा, आपको कैसे पता कि हम आ रहे हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दैवीय शक्ति समय की सीमाओं से परे देखती है। उसने एक प्राचीन मंत्र का जाप शुरू किया और बर्फ से ढकी एक चट्टान हिलने लगी। एक गुप्त गुफा का द्वार खुला। अंदर 2 यंत्र थे, ब्रह्मास्त्र जो नीली आभा से चमक रहा था और अग्नि यंत्र जो स्वर्णिम चमक बिखेर रहा था। माया ने अग्नि यंत्र को छूने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। साधु ने कहा, ये यंत्र मानवता की नियति के प्रतीक हैं। ब्रह्मास्त्र सृजन के लिए था, लेकिन लालच ने इसे विनाशकारी बना दिया। गुफा की दीवारों पर एक होलोग्राफिक दृश्य उभरा। यह 12,000 साल पहले का था, एक सभ्यता जो अंतरिक्ष की सीमाओं को छू रही थी। उनके यान सौरमंडल के ग्रहों की ओर उड़ रहे थे और ब्रह्मास्त्र की शक्ति ने मंगल पर पानी के स्रोत बनाए थे। एक सिद्ध योगी जिसका चेहरा प्रकाश से दमक रहा था, ब्रह्मास्त्र को मंत्रों से सक्रिय कर रहा था। उसकी शक्ति ने पृथ्वी की जलवायु को हरा भरा किया, रेगिस्तानों को जंगलों में बदला। लेकिन एक लालची राजा और उसके वैज्ञानिकों ने अग्नि यंत्र बनाया, एक परमाणु हथियार जो यूरेनियम 235 और एक अनजानी धातु से बना था। यह आज के परमाणु बमों से 10 गुना शक्तिशाली था। होलोग्राम में दिखा कि जब ब्रह्मास्त्र और अग्नि यंत्र टकराए तो एक भयानक विस्फोट ने एक महाद्वीप को राख में बदल दिया। जैसलमेर, गोभी और सहारा में आज भी उस युद्ध के निशान मौजूद थे। माया ने गुफा में एक प्राचीन लैब के अवशेष देखे। टूटे फूटे उपकरण थे जो आधुनिक रिएक्टरों से कहीं उन्नत थे। एक उपकरण में एक क्रिस्टल था जो नीली रोशनी बिखेर रहा था। माया ने अपने क्वांटम एनालाइजर से उसका विश्लेषण करने की कोशिश की, लेकिन डिवाइस बार बार बंद हो गया। यह तो किसी अज्ञात ऊर्जा का स्रोत है, उसने बुदबुदाया। साधु ने एक और रहस्य उजागर किया। यह सूर्य क्रिस्टल है, ब्रह्मास्त्र की शक्ति का मूल, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए त्रिशूल चक्र की आवश्यकता है। ताम्रपत्र में त्रिशूल चक्र का जिक्र था, एक यंत्र जो ब्रह्मास्त्र और अग्नि यंत्र को संतुलित कर सकता था। यह 4 हिस्सों में बटा था, जो हिमालय में सूर्य क्रिस्टल, अटलांटिक महासागर की गहराइयों में चंद्र क्रिस्टल, अमेजन के जंगल में नक्षत्र यंत्र और अंटार्कटिका के बर्फीले ग्लेशियरों में तारा क्रिस्टल छिपा था। साधु ने चेतावनी दी, कुछ लोग पहले ही इसके पीछे हैं। वे ब्रह्मास्त्र को हथियार बनाना चाहते हैं और प्राचीन अग्नि यंत्र की परमाणु तकनीक को हासिल करना चाहते हैं। 2026 में जब समय का चक्र पूरा होगा, यह शक्ति स्वयं जागृत होगी। अचानक गुफा में साए हिलने लगे। काले कपड़ों में कुछ लोग घुस आए, जिनके चेहरों पर ठंडी मुस्कान थी। उनका नेता, एक लंबा व्यक्ति जिसके हाथ में एक अजीब सा उपकरण था, बोला, तुमने हमारा काम आसान कर दिया घोसाई, अब यह शक्ति हमारी होगी। अर्णव ने साधु की ओर देखा, जिसने शांत स्वर में मंत्र पढ़ना शुरू किया। सूर्य क्रिस्टल से एक तीव्र नीली रोशनी निकली
जिसने हमलावरों को पीछे धकेल दिया। माया ने अपने लैपटॉप से क्रिस्टल की ऊर्जा को स्थिर करने की कोशिश की और अंततः त्रिशूल चक्र का पहला हिस्सा उनके हाथों में आ गया। गुफा से बाहर निकलते ही होलोग्राम ने एक और दृश्य दिखाया, पृथ्वी के दो भविष्य। एक जहां ब्रह्मास्त्र की शक्ति ने रेगिस्तानों को जंगल, समुद्रों को स्वच्छ और ग्रहों को जीवन से भर दिया। दूसरा जहां लालच और युद्ध ने सब कुछ नष्ट कर दिया। साधु की आवाज गूंजी, मानवता को एकजुट होना होगा। प्रेम, अध्यात्म और विज्ञान का संगम ही इसे बचा सकता है। अर्णव और माया ने एक दूसरे को देखा। उनके पास त्रिशूल चक्र का पहला हिस्सा था, लेकिन दो हिस्से अभी बाकी थे। साधु ने एक अंतिम रहस्य बताया। अटलांटिक की गहराइयों में चंद्र क्रिस्टल छिपा है। वह समय के प्रवाह को उलट सकता है, लेकिन सावधान रहना, शैडो संगठन तुम्हारा पीछा करेगा। हिमालय की चोटियों पर नीली आभा फैल गई, मानो ब्रह्मास्त्र ने पृथ्वी को एक चेतावनी दी हो। अर्णव और माया ने संकल्प लिया कि वे इस यात्रा को पूरा करेंगे, लेकिन उनके मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या वे समय से पहले चंद्र क्रिस्टल तक पहुंच पाएंगे या शैडो संगठन उनकी नियति को बदल देगा। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लौटने के बाद अर्णव और माया के कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी थी। सूर्य क्रिस्टल, त्रिशूल चक्र का पहला हिस्सा उनकी हिफाजत में था, लेकिन साधु की चेतावनी उनके कानों में गूंज रही थी। अटलांटिक महासागर की गहराइयों में चंद्र क्रिस्टल छिपा था और शैडो संगठन की नजरें उनकी हर हरकत पर थीं। दिल्ली के एक गुप्त ठिकाने में माया ने अपने लैपटॉप पर ताम्रपत्र के नक्शे का डिजिटल प्रारूप खोला। स्क्रीन पर चमकते निर्देशांक अटलांटिक के एक ऐसे हिस्से की ओर इशारा कर रहे थे जहां आधुनिक तकनीक ने कभी कदम नहीं रखा था। यह कोई साधारण जगह नहीं है, उसने कहा, अपनी उंगलियां स्क्रीन पर फिराते हुए। यह एक डूबा हुआ मंदिर हो सकता है। अर्णव ने नक्शे पर एक त्रिकोणीय प्रतीक को गौर से देखा। चंद्र क्रिस्टल ही वह कुंजी है जो ब्रह्मास्त्र को नियंत्रित कर सकती है। हमें इसे हर हाल में हासिल करना होगा। उनके मिशन में एक नया चेहरा शामिल हुआ, कैप्टन रेहान, एक नौसेना विशेषज्ञ जिसकी समुद्री खोजों में महारत थी। उसकी शांत आंखों में समुद्र की गहराई और प्राचीन किंवदंतियों का विश्वास झलकता था। एक रात जब वे समुद्र तट पर अपनी पनडुब्बी की तैयारी कर रहे थे, रेहान ने कहा, मेरे पूर्वजों की कहानियां बताती हैं कि समुद्र में ऐसी सभ्यताएं दफन हैं जो सितारों से संदेश लेती थीं। माया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, सितारों से संदेश? यह तो वैज्ञानिक नहीं लगता। रेहान ने पलटकर कहा, विज्ञान की शुरुआत भी तो कल्पना से हुई थी। उनकी पनडुब्बी नौका एक अटलांटिक की लहरों के नीचे उतरी। समुद्र की गहराइयां एक रहस्यमयी दुनिया थीं, जहां अंधेरा इतना घना था कि उनकी पनडुब्बी की रोशनी ही एकमात्र सहारा थी। ताम्रपत्र के निर्देशांक उन्हें एक विशाल समुद्री पठार तक ले गए, जहां पानी के नीचे एक प्राचीन संरचना की छाया दिखाई दी। पनडुब्बी की रोशनी में विशाल स्तंभ उभरे, जिन पर त्रिशूल के प्रतीक उकेरे गए थे। माया ने अपने स्कैनर से संरचना का विश्लेषण किया। यह 15,000 साल पुराना है, उसने आश्चर्य से कहा। यह सभ्यता समुद्र को नियंत्रित करती थी। अर्णव ने दीवारों पर उकेरे गए चित्रों की ओर देखा, जो दर्शाते थे कि प्राचीन लोग समुद्र की लहरों को मंत्रों से शांत करते थे और यानों से गहराइयों में यात्रा करते थे। मंदिर के केंद्र में एक मंच था, जिस पर एक क्रिस्टल लाल और हरी रोशनी बिखेर रहा था। यह चंद्र क्रिस्टल था। माया ने अपने क्वांटम एनालाइजर से इसका विश्लेषण शुरू किया। यह समय के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है, उसने कहा। उसकी आवाज में उत्साह था। इसकी ऊर्जा क्वांटम स्तर पर काम करती है, जैसे यह समय को मोड़ सकती हो। ताम्रपत्र में एक समुद्र गीत का जिक्र था, जो इस क्रिस्टल को सक्रिय करता था। अर्णव ने मंच पर एक प्राचीन यंत्र देखा, जिसके किनारों पर संस्कृत में मंत्र लिखे थे। उसने साधु के दिए मंत्रों को दोहराया और अचानक समुद्र की गहराइयों से एक मधुर ध्वनि गूंजने लगी। यह ध्वनि समुद्र की लहरों और हवाओं का एक गीत थी, जो चंद्र क्रिस्टल को जगा रहा था। क्रिस्टल से एक होलोग्राम उभरा, जो एक प्राचीन सभ्यता की कहानी दिखा रहा था। उस सभ्यता ने समय यात्रा की थी। उनके यान न केवल अंतरिक्ष में, बल्कि समय की धारा में भी यात्रा करते थे। एक दृश्य में एक योगी चंद्र क्रिस्टल को मंत्रों से सक्रिय कर रहा था।
जिससे समय की धारा उलट गई थी। माया ने अवाक होकर कहा, यह तो समय यात्रा का सबूत है। लेकिन तभी पनडुब्बी में एक जोरदार धमाका हुआ। शैडो संगठन की एक दूसरी पनडुब्बी ने उन्हें घेर लिया था। इसका नेतृत्व कर रहा था कालिया, एक रहस्यमयी वैज्ञानिक जिसकी आंखों में लालच की चमक थी। तुमने हमारा काम आसान कर दिया, उसने ठंडी आवाज में कहा। चंद्र क्रिस्टल अब हमारा है। उसके गोताखोर मंदिर में घुस आए। अर्णव ने तेजी से चंद्र क्रिस्टल को अपने बैग में डाला और रेहान ने पनडुब्बी को तेजी से बाहर निकाला। चंद्र क्रिस्टल की ऊर्जा ने एक शक्तिशाली लहर पैदा की जिसने शैडो संगठन के गोताखोरों को पीछे धकेल दिया। माया ने अपने उपकरणों से क्रिस्टल की ऊर्जा को स्थिर किया और वे किसी तरह बच निकले। लेकिन जैसे ही वे सतह पर पहुंचे, चंद्र क्रिस्टल से एक नया नक्शा उभरा। यह अमेजन जंगल में एक प्राचीन मूर्ति की ओर इशारा कर रहा था, जहां त्रिशूल चक्र का तीसरा हिस्सा छिपा था। अमेजन की घनी हरियाली में उतरते ही अर्णव, माया और रेहान को प्रकृति और अलौकिक खतरों का सामना करना पड़ा। जंगल की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वह उनकी मौजूदगी को परख रही हो। एक स्थानीय जनजाति ने उनका स्वागत किया, लेकिन उन्हें नक्षत्र रक्षक कहकर बुलाया। जनजाति के बुजुर्ग ने बताया कि उनके पूर्वजों ने एक प्राचीन मूर्ति की रक्षा की थी जो सितारों की शक्ति को संजोए हुए थी। जंगल के गहरे हिस्से में उन्हें एक विशाल पत्थर की मूर्ति मिली जिसके आधार पर त्रिशूल का प्रतीक था। मूर्ति के अंदर एक प्राचीन यान के अवशेष थे जो सूर्य और चंद्र क्रिस्टल की ऊर्जा से संचालित था। माया ने यान का विश्लेषण किया और पाया कि यह अंतरिक्ष और समय दोनों में यात्रा कर सकता था। यह यान किसी तरह ग्रहों की गति को नियंत्रित करता था, उसने कहा। मूर्ति के केंद्र में एक नक्षत्र यंत्र छिपा था जो त्रिशूल चक्र का तीसरा हिस्सा था। अर्णव ने मंत्रों का जाप शुरू किया और यंत्र ने एक सुनहरी चमक बिखेरी। लेकिन तभी जंगल में छायाएं हिलने लगीं। कालिया और शैडो संगठन की एक टुकड़ी ने जंगल में जाल बिछाया था। रेहान ने अचानक अर्णव और माया को एक तरफ खींच लिया। मैंने तुम्हें धोखा दिया था, उसने कबूल किया। उसकी आवाज में पछतावा था। मैं शैडो संगठन का जासूस था, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। माया ने उसकी ओर गुस्से से देखा, लेकिन अर्णव ने कहा, हमें तुम पर भरोसा करना होगा रेहान, यह हमारी आखिरी उम्मीद है। एक तीव्र संघर्ष में अर्णव और माया ने नक्षत्र यंत्र को हासिल कर लिया, लेकिन कालिया ने चंद्र क्रिस्टल को चुरा लिया। उसने एक रहस्यमयी उपकरण सक्रिय किया जिससे जंगल में एक अजीब सी ऊर्जा लहर फैल गई। माया ने अपने लैपटॉप पर देखा कि चंद्र क्रिस्टल की ऊर्जा अब शैडो संगठन के नियंत्रण में थी। बिना चंद्र क्रिस्टल के त्रिशूल चक्र अधूरा है, उसने निराशा में कहा। जंगल की गहराइयों से एक गूंज उठी और एक होलोग्राम ने चेतावनी दी, 2026 का चक्र करीब है। यदि त्रिशूल चक्र पूरा नहीं हुआ तो ब्रह्मास्त्र की शक्ति अनियंत्रित हो जाएगी। अर्णव ने माया और रेहान की ओर देखा। हमें अंटार्कटिका जाना होगा, उसने दृढ़ता से कहा। तारा क्रिस्टल हमारी आखिरी उम्मीद है। अमेजन के घने जंगलों से नक्षत्र यंत्र हासिल करने के बाद अर्णव और माया का मिशन अपने अंतिम और सबसे खतरनाक पड़ाव पर था। उनके पास त्रिशूल चक्र के 2 हिस्से, सूर्य क्रिस्टल और नक्षत्र यंत्र, सुरक्षित थे, लेकिन चंद्र क्रिस्टल अब भी शैडो संगठन के कब्जे में था। तारा क्रिस्टल, जो अंटार्कटिका की बर्फीली गुफाओं में छिपा था, उनकी आखिरी उम्मीद था। क्योंकि त्रिशूल चक्र के 4 हिस्सों में से 3 हिस्सा होना जरूरी था। 2026 का वह क्षण जब ब्रह्मास्त्र स्वयं सक्रिय हो सकता था, अब कुछ ही सालों की दूरी पर था। दिल्ली के एक गुप्त अड्डे पर माया ने अपने लैपटॉप से नक्षत्र यंत्र की ऊर्जा का विश्लेषण किया। यह यंत्र ग्रहों की गति को संतुलित करता है, उसने कहा। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चल रही थीं। लेकिन तारा क्रिस्टल के बिना हम ब्रह्मास्त्र को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते। अर्णव ने सूर्य क्रिस्टल को अपनी हथेली में थामते हुए कहा, हमें अंटार्कटिका जाना होगा, यह हमारा आखिरी मौका है। कैप्टन रेहान, जिसने अमेजन में अपने विश्वासघात का प्रायश्चित कर लिया था, ने एक नक्शा खोला जिसमें अंटार्कटिका का एक दुर्गम क्षेत्र दर्शाया गया था। यह जगह बर्फीले तूफानों और खतरनाक खाइयों से भरी है, उसने चेतावनी दी। ताम्रपत्र का तारा क्रिस्टल एक गुफा में है, लेकिन रास्ता जानलेवा है।
रेहान की आवाज में एक नई दृढ़ता थी, जैसे वह इस बार अपनी वफादारी को हर हाल में साबित करना चाहता था। माया ने उसकी ओर देखा। उसका संदेह अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। हमें तुम पर भरोसा करना होगा रेहान, उसने कहा। अर्णव ने बीच में टोकते हुए कहा, वह अब हमारी ताकत है माया, हमें एकजुट रहना होगा। अंटार्कटिका की यात्रा शुरू हुई। उनका विशेष विमान बर्फीले महाद्वीप के ऊपर से गुजरा, जहां हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें जम रही थीं। बर्फीले रेगिस्तान में उतरने के बाद वे एक संकरे रास्ते पर चल पड़े। तीव्र तूफानों ने उनकी दृष्टि को धुंधला कर दिया और गहरी खाइयां हर कदम पर उनकी हिम्मत परख रही थीं। माया ने अपने उपकरणों से ताम्रपत्र के निर्देशों को ट्रैक किया और आखिरकार उन्हें एक विशाल बर्फ की दीवार दिखी। दीवार पर त्रिशूल का प्रतीक हल्का सा चमक रहा था, मानो कोई प्राचीन शक्ति उसे बुला रही हो। अर्णव ने साधु के मंत्र का जाप शुरू किया और बर्फ की दीवार धीरे धीरे सरकने लगी। एक अंधेरी गुफा का रास्ता खुल गया जो रहस्यों से भरा था। गुफा के भीतर हवा में एक अजीब सी गर्माहट थी जो बाहरी ठंड से बिल्कुल विपरीत थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे जो एक ऐसी सभ्यता की कहानी बयान करते थे जिसने नक्षत्रों के बीच यात्रा की थी। एक चित्र में एक यान तारों की ओर उड़ रहा था। उसकी चमक पूरे आकाश को रोशन कर रही थी। माया ने अपने स्कैनर से दीवारों का विश्लेषण किया। इन चित्रों में एक अनजानी धातु की परत है, उसने कहा। यह हमारी तकनीक से कहीं आगे है। गुफा के केंद्र में एक प्राचीन मशीन थी जो तारा क्रिस्टल की ऊर्जा से संचालित थी। मशीन के किनारों पर संस्कृत में मंत्र लिखे थे जो समय और अंतरिक्ष को एक करने की बात कहते थे। मशीन के पास एक विशाल क्रिस्टल था जो नीली, लाल और स्वर्णिम रोशनी बिखेर रहा था। यह तारा क्रिस्टल था। माया ने अपने क्वांटम एनालाइजर से इसका विश्लेषण शुरू किया, लेकिन उपकरण तुरंत ओवरलोड हो गया। यह क्रिस्टल समय और अंतरिक्ष को मोड़ सकता है, उसने अवाक होकर कहा। यह ब्रह्मास्त्र को पूरी तरह नियंत्रित करने की कुंजी है। अर्णव ने सूर्य क्रिस्टल और नक्षत्र यंत्र को निकाला और साधु के मंत्रों का जाप शुरू किया। क्रिस्टल्स की ऊर्जा सन्नादती शुरू हुई और गुफा में एक चमकदार ऊर्जा क्षेत्र बन गया। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका गूंजा और गुफा हिलने लगी। शैडो संगठन की सेना कालिया के नेतृत्व में गुफा में घुस आई। कालिया के हाथ में चंद्र क्रिस्टल था जिसकी लाल हरी रोशनी उसके चेहरे पर भयावह छाया डाल रही थी। तुमने सोचा तुम मुझसे आगे निकल जाओगे? उसने ठहाका लगाते हुए कहा। चंद्र क्रिस्टल मेरे पास है और अब तारा क्रिस्टल भी मेरा होगा। ब्रह्मास्त्र के साथ मैं दुनिया का भविष्य लिखूंगा। माया ने गुस्से में जवाब दिया। तुम इसे विनाश का हथियार बनाना चाहते हो, लेकिन यह मानवता को बचाने के लिए है। कालिया ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा। मानवता, मैं इसे नया आकार दूंगा। अर्णव ने सूर्य क्रिस्टल और नक्षत्र यंत्र को तारा क्रिस्टल के साथ जोड़ा और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। तारा क्रिस्टल से एक तीव्र ऊर्जा लहर निकली जिसने शैडो संगठन के हमलावरों को पीछे धकेल दिया। माया ने अपने लैपटॉप से क्रिस्टल्स की ऊर्जा को सन्नादित करने की कोशिश की और एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र ने गुफा को घेर लिया। लेकिन कालिया ने चंद्र क्रिस्टल को सक्रिय किया और एक पल के लिए समय रुक सा गया। गुफा में सब कुछ धीमा हो गया, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। रेहान ने तेजी से कालिया पर हमला किया और चंद्र क्रिस्टल उसके हाथों से छिटक कर माया के पास गिर गया। अब हमारे पास चारों हैं, माया ने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन यह जीत क्षणिक थी। कालिया ने एक प्राचीन यंत्र सक्रिय किया जिसे उसने अमेजन के अवशेषों से चुराया था। गुफा की दीवारें हिलने लगीं और बर्फ टूट कर गिरने लगी। तुम जीत नहीं सकते, कालिया ने चिल्लाया। ब्रह्मास्त्र मेरा होगा, चाहे इसके लिए मुझे सब कुछ नष्ट करना पड़े। अर्णव ने माया और रेहान की ओर देखा। हमें हिमालय वापस जाना होगा, उसने दृढ़ता से कहा। वहां त्रिशूल चक्र को पूरा करना होगा। हिमालय की ओर लौटना आसान नहीं था। शैडो संगठन ने उनके पीछे हेलीकॉप्टर और ड्रोन भेजे जो बर्फीले तूफानों के बीच हमला कर रहे थे। रास्ते में माया ने चारों क्रिस्टल्स की ऊर्जा को विश्लेषित किया। इनकी शक्ति एक साथ मिलकर समय और अंतरिक्ष को संतुलित कर सकती है, उसने कहा। लेकिन हमें इसे सही दिशा में ले जाना होगा, रेहान ने गंभीर स्वर में कहा।
कालिया के पास अभी भी वह यंत्र है, वह ब्रह्मास्त्र को हथियार बना सकता है। हिमालय की मूल गुफा में पहुंचने पर साधु ने उनका स्वागत किया। उसकी आंखों में अब भी वही गहरी चमक थी, लेकिन उसका चेहरा चिंता से भरा था। 2026 का चक्र पूरा होने वाला है, उसने कहा। ब्रह्मास्त्र जाग रहा है। अर्णव ने सूर्य, चंद्र, नक्षत्र और तारा क्रिस्टल्स को उसके सामने रखा। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और गुफा में एक चमकदार ऊर्जा क्षेत्र बन गया। त्रिशूल चक्र पूरा हो गया और ब्रह्मास्त्र की नीली आभा ने गुफा को रोशन कर दिया। एक होलोग्राम उभरा जो 2 भविष्य दिखा रहा था। पहले में ब्रह्मास्त्र की शक्ति ने रेगिस्तानों को हरे भरे जंगलों में बदला, समुद्रों को स्वच्छ किया और मानवता को एकजुट किया। दूसरे में लालच और युद्ध ने सब कुछ राख में बदल दिया। तभी शैडो संगठन का अंतिम हमला शुरू हुआ। कालिया अपने चुराए हुए यंत्र के साथ गुफा में घुस आया। उसने यंत्र को सक्रिय किया और ब्रह्मास्त्र की ऊर्जा अनियंत्रित होने लगी। गुफा में नीली और स्वर्णिम रोशनी टकराने लगी, जैसे 2 शक्तियां आपस में युद्ध कर रही हों। अर्णव ने साधु के मंत्रों को दोहराया और माया ने अपने उपकरणों से त्रिशूल चक्र की ऊर्जा को निर्देशित किया। रेहान ने अपनी जान जोखिम में डालकर कालिया के यंत्र को नष्ट कर दिया। एक तीव्र विस्फोट के साथ शैडो संगठन की सेना पूरी तरह से घायल हो गई। त्रिशूल चक्र से विशाल ऊर्जा निकलने लगा था और ब्रह्मास्त्र और अग्नि यंत्र की शक्ति अब सृजन की ओर निर्देशित थी। अर्णव और माया ने त्रिशूल चक्र को हिमालय के उसी गुफा में सुरक्षित रख दिया जो ब्रह्मास्त्र और अग्नि यंत्र को अनंत काल तक नियंत्रित करता रहेगा और गुफा को भी बुरी शक्तियों से बचाता रहेगा। लेकिन जैसे ही अर्णव और माया ने राहत की सांस ली, गुफा में एक नया ताम्रपत्र उभरा। उस पर लिखा था, नक्षत्रों के पार एक और सभ्यता तुम्हारा इंतजार कर रही है, क्या तुम उनकी पुकार सुनोगे? माया ने अर्णव की ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। यह खत्म नहीं हुआ है ना? अर्णव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह तो बस शुरुआत है। हिमालय की चोटियों पर नीली आभा आसमान में फैल गई और एक गहरी शांति छा गई जो एक नए रोमांच का संकेत थी। गुफा से बाहर निकलते ही दूर दूर तक रेगिस्तान हरे भरे जंगलों में बदलने लगे। समुद्र की लहरें शांत और स्वच्छ हो गईं और मानवता में एक नई एकता का संचार हुआ। साधु ने अंतिम बार कहा, ब्रह्मास्त्र कोई यंत्र नहीं, मानवता की सामूहिक चेतना का प्रतीक है। इसे प्रेम और एकता से ही नियंत्रित किया जा सकता है। इसे शुद्ध रखो। अगर इस रहस्यमयी जानकारी ने आपको प्राचीन शक्तियों और मानवता के भविष्य को लेकर सोचने पर मजबूर कर दिया है, अगर ब्रह्मास्त्र और परमाणु के इस संघर्ष ने आपके भीतर जिज्ञासा जगा दी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे ही और चौंकाने वाले रहस्यों का हिस्सा बन सकें। आपका हर एक समर्थन हमें इतिहास के दबे हुए सच को दुनिया तक पहुंचाने की हिम्मत और ताकत देता है।